हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का ब्लैक बोर्ड कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। किसका? 2025 में जो बिहार बोर्ड में प्रथम शिफ्ट में आया हुआ पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा लघुत्तरीय प्रश्न, दूसरा पार्ट होगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न और तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें से पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक 7 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। माना दीवार है, ऐसे सीढ़ी है, ये सीढ़ी है मेरा, क्या है, ये सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करिए जहां पे सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। ये मेरा क्या है, जमीन है। इस पॉइंट यहां से यहां इस डिस्टेंस हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, माना दीवार, एक का नाम देते हैं ए बी सी। दीवार ए बी की कितना ऊंचाई एच मीटर है। सीढ़ी की लंबाई कितना है, 7 है। सीढ़ी की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें ए निकालना है। अब देखिए इसे और इसे देख के कोई त्रिकोणमितीय अनुपात याद आ रहा है। ये क्या है, अगर ये कोण है मेरा तो ए लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार और कर्ण में कोई रिलेशन है? देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगा लेते हैं, कॉस 30 क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ए बी मेरा कितना है, एच है। ए सी मेरा कितना है, 7 है। हमें एच निकालना था, तो 2h = 7√3, h = 7√3/2। क्लियर? तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः दीवार की ऊंचाई जहां दीवार को स्पर्श 7√3/2 होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बड़े भाग E पर एक बिंदु है एवं BE CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि ABE समरूप है CFB के। चलिए देखते, बिना फिगर के समझ नहीं आने वाला। एक समांतर चतुर्भुज ABCD हम बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD की भुजा AD के बड़े भाग, AD को बढ़ाते हैं, बड़े भाग पर E एक बिंदु है, यहां कोई एक E पॉइंट होगा, एवं BE CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। BE CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करें कि क्या, ABE CFB के क्या है, समरूप है। देखते हैं। हम सबसे पहले क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AD को E तक बढ़ाया गया है। BE CD को F पर काटती है। इतना चीज दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी ई समरूप है ट्रायंगल
सी एफ बी के, ए बी ई सी एफ बी आपस में क्या है, समरूप है। उपपत्ति देखते हैं, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं क्या क्या कुछ कॉमन है। तो हम यहां से कर सकते हैं एंगल बी ए ई बराबर है एंगल बी सी एफ के। ए और ए वाली कोण आपस में बराबर है, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। और एक चीज और नोटिस कीजिएगा, ए वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल ए बी एफ बराबर है एंगल सी एफ बी के, क्योंकि सी डी पैरेलल है ए बी के। सी डी किसके पैरेलल है, ए बी के। और ये दोनों क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहा है, एकांतर कोण। तो हम कह सकते हैं, अतः हमें किसी भी त्रिभुज को सिमिलर दिखाने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। दो देखिए, इस वाले त्रिभुज में ए, इसमें ए, इस वाले में ए, दो एंगल मुझे बराबर मिल गया। तथा हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी बाई ए समरूपता नियम से। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल 3 कह रहा है कि ABC एक समबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर का। देखते हैं, हम पहले एक फिगर बनाते हैं। एक हमने बनाया समकोण त्रिभुज जिसका कोण C क्या है, समकोण है। तो ये कोण C समकोण हो गया। तो ABC समकोण के साथ समद्विबाहु है, इसका मतलब ए भुजा आपस में बराबर होगा। देखते क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो C पर समकोण बनाता है तथा साथ में क्या है, AC बराबर BC है। AC बराबर BC। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। उपपत्ति हम क्या लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। और चूंकि हम जानते हैं क्या है, चूंकि AC बराबर BC है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। BC को AC लिख दूं, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया।
देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल कह रहा है कि यदि ए बी बराबर ए सी वाले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, यदि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी, तो सिद्ध करना है कि ए बी डी क्या है, समरूप है ट्रायंगल ई सी एफ के। ये दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, बढ़ाई गई भुजा सी बी बढ़ाई गई, हमने बढ़ा दिया, पर स्थित ई एक बिंदु है, यहाँ पे ई एक कोई बिंदु होगा। AD क्या है, लंब है BC पे, AD लंब है BC पे और EF लंब है AC पे। EF ऐसे कहीं लंब होगा, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ABD ए वाली ABD ए ट्रायंगल और ECF और एक पूरा ट्रायंगल, आपस में दोनों क्या है, समरूप है। देखते हैं समरूप की कसौटी को उतरता है या नहीं उतरता है। क्या दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा AB बराबर AC है, AB बराबर AC दिया हुआ है। CB को E तक बढ़ाया गया है तथा AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर है AC के, तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, ये ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF के। अब देखते उपपत्ति, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, दोनों में देखते हैं क्या सिमिलरिटी है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए एंगल ABD में एंगल ABD बराबर है एंगल ACB के। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर है, देखिए क्यों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें A और A बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ए वाली कोण इस वाले ट्रायंगल में आ गया और ए वाली कोण इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहला मिल गया। दूसरा आप ये देख सकते हैं एंगल ADB बराबर है किसके, एंगल EFC, दोनों 90 है। और एक दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाने के लिए, समरूप दिखाने के लिए हमें दो कोण बराबर दिखाने होते हैं। दो कोण मुझे मिल गए तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के बाय AA समरूपता नियम से। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल 5 कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती है।
यानी अनुपात क्या है, दोनों का सेम है। तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। देख लेते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, हमने बनाया ए बी सी। दूसरी ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, ए डी इसकी एक माध्यिका है और पी आर इसकी एक क्या है, माध्यिका है। पी क्यू आर, पी क्यू तथा पी एम माध्यिका है, पी एम माध्यिका है। तब हमें सिद्ध करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है। देखते हैं। दिया है ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं तथा ए डी और पी एम इसकी माध्यिकाएं है। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ देखिएगा क्या है, समानुपाती, यानी अनुपात सेम दिया हुआ है। उपपत्ति क्या है, उपपत्ति। हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं, माना ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर ए सी बटा पी आर बराबर कितने के हो गया, के हो गया, क्योंकि सबका अनुपात बराबर है। कह रहा है कि ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम क्रमशः समानुपाती है, अनुपात सेम है। सबका अनुपात कितना है, सेम कर दिया। अब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबका समान अनुपात सेम है, इसके कोण भी बराबर हो गए। भुजाएं समानुपाती है, इसलिए इनके बीच का कोण बराबर होगा। इसीलिए अब एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर तथा एंगल ए बराबर एंगल पी। सब एंगल आपस में क्या है, तीनों बराबर है। तब कह सकता था त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाई ए समरूपता नियम से। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि ए दो भुजा है, इसके बीच का एंगल थीटा है। हमने सेम कोण लिया, कोण हमने क्या लिया, थीटा ही लिया, लेकिन ये बड़ा तो हो सकता है ना। ये मान लीजिए कि 4 है तो ये 8 होगा, ये 6 है तो ये 12 होगा, लेकिन अनुपात दोनों का देखिएगा सेम है, बीच का कोण सेम है, लेकिन ये जो भुजाएं हैं इसकी लेंथ अलग अलग है, लेकिन अनुपात सेम है। ये दोगुना है, ये भी दोगुना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी एफ, आपस में दोनों क्या है, समरूप। इस बार समरूप दिया हुआ है, तो इनके क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक लेंथ दे दिया है डी 5.1 है, तो ए भी ज्ञात करना है। डी दिया हुआ है, ए लेंथ दिया हुआ है, तो हमसे ए वाली लेंथ पूछा है। एक चीज़ें ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल है,
ABC और DEF आपस में दोनों क्या है, समरूप है। ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के। अगर दो ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं तो इनकी जो भुजाओं का रेशियो, भुजाओं का जो वर्ग का रेशियो होता है वो बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। AB तो AB का स्क्वायर होता है और साथ में ये दोनों सिमिलर थे DE का स्क्वायर बराबर होता है किसके, BC का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, DF का स्क्वायर। ये सारे बराबर होते हैं। और भी इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ से कुछ ए दिया रहता, माध्यिका दिया रहता, तो इसका भी स्क्वायर ऐड हो जाता, लेकिन वो दिया नहीं है। तब हम इसमें से देखेंगे कि इसमें हमें दिया क्या है। दिया हुआ है DE दिया हुआ है, DE वाले हम ले लेंगे, यहाँ भी DE है और कहीं नहीं, तो हम बस इतना वाली पार्ट को लेंगे, इस वाले पार्ट को हम लेंगे, इससे मेरा काम हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई DE स्क्वायर। ABC का एरिया कितना है, 9 है, DEF का एरिया 64 है। AB तो मुझे निकालना ही था, AB का स्क्वायर, और DE कितना दिया हुआ 5.1। अगर इधर से स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगा देते कुछ काम बनेगा, 9/64 स्क्वायर रूट लगा देते हैं। AB 5.1, ए रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 3/8 AB बटा 5.1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8AB बराबर 3 इंटू 5.1। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15.3/8 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 153/80, यानी यहाँ से आप डिवाइड करोगे 912 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। अब थोड़ा आसान सवाल आया, अभी तक ज्योमेट्री के सवाल चल रहे थे। अब देखिए x³ + 1 को x + 1 से भाग देना है, दे दीजिए, काफ़ी आसान है। x स्क्वायर टाइम तो लगेगा नहीं, x³ x स्क्वायर टाइम ही लगेगा, तो यहाँ x³ आएगा प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, x + 1 + 1 x + 1 माइनस, कैंसिल आउट, शेष पर 0। तो भागफल के मेरा कितना आया, भागफल आया x स्क्वायर माइनस x + 1, शेषफल कितना आया, 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 और 1188 का मौसा ज्ञात करना है। ये भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम दोनों का मौसा नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। 504 1188 दो बार में लगाया, कितना हो गया, 1008, 0 8 1 180 बचा, 180 फिर लगाते हैं, 504 दो बार में 360, 4 बचा, फिर 4 बचा, और कितना बचा, 1 बचा, फिर लगेगा 180, एक बार में 144, 36 बचा, फिर लगेगा कितना, 144 4 बार में। यहाँ से तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा मौसा 36 आएगा, लेकिन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, लेकिन ये इसका हेल्प मुझे लगेगा, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा, बी से छोटा होगा और ए के 0 के बराबर होगा, जहाँ ए तथा बी कोई कैसा है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। क्यू क्या है, भागफल है, भागफल, तथा आर क्या है, शेषफल है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लिखना था, इसका और इसका मौसा ज्ञात करना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम था, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 888, इसे लिखेंगे। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, 504 गुने 2 आया कितना, देखिए ए कोई धन पूर्णांक था, ए मेरा ए भाज्य है, ए मेरा ए है, बी कोई धन पूर्णांक है, ए मेरा बी है, देखिए बी आया, और ए क्या है, भागफल मेरा क्यू है, ए क्यू है, और ए नीचे जो बचा ए मेरा क्या है, आर है। अब फिर से अब इसको लिखेंगे 504, 504 किसके किसके मल्टीप्लाई होगा, 180 गुने 2, कितना बचा है, शेषफल, फिर अब क्या आएगा, 180 आएगा, ये जब तक करेंगे तब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए। 144 गुने 1 प्लस कितना, 36, अब कितना 144, 36 गुने 4 प्लस 0, अब यहाँ पे 0 आ गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अतः 504 तथा 1188 का मौसा 36 है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, द्विघात समीकरण का सवाल है। सवाल कर इतना के विवेचक ज्ञात करना है, यानी विवेचक यानी डी ज्ञात करना है, और इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। देखते हैं क्या दिया हुआ, 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -3। d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, b की जगह 5 का स्क्वायर है -4, a की जगह 2 और c की जगह -3। 25 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 आई 24, यानी 49 आया। d निकालना था, d निकल गया, कितना आया, 49 आया, और d ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन 3 होता है, d ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसे होता है, मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। कंडीशन 2, d इक्वल टू 0, तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक तो होते हैं, साथ में बराबर भी होते हैं। तीसरा, d लेस देन 0, मूल काल्पनिक, मूल कैसा होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। ये मेरा सिचुएशन क्या है, d ग्रेटर देन 0, इसके बाद अतः इसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। सवाल नंबर 10 देखते हैं। एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, उस पे बनेगा ये विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए कि एक लाइन है, a पॉइंट x1 y1, b पॉइंट x2
और y2 है। कोई पॉइंट है, इसको m1 और m2 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है मान लीजिए C, इसका कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और दोनों को ऐड कर दिए नीचे में। सेम इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, नीचे दोनों ऐड हो गया। यही कहता है अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ भी देखिए उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, दो बिंदु दिया हुआ इतना और इतना, उसको मिलाने वाली रेखाखंड कोई बीच में कोई पॉइंट होगा ऐसे जो इतने के अनुपात में बांटती है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु A माइनस A 7 और B 4 माइनस 3 है, और P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तथा P कितना है, XY है। P का निर्देशांक कितना है, XY है। अब आगे देखते हैं, हम यहाँ ये बना लेते हैं फिगर। A हो गया -17, B हो गया कितना है 4 -3, कहीं ये पॉइंट P XY हो गया, ये 2 और 3 के अनुपात में है। x बराबर हो जाएगा क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 इंटू x2। ये मेरा क्या है, x1 है, x2 है, x1 है, y1 है, x2 है, ये y2 है, और x ये वाली x है। x बराबर 2 इंटू x2, x2 कितना है 4 प्लस m2 3 इंटू x1 है, x1 -1 है, 2 प्लस 3, 4 दूनी 8 -3/5 इन 5/5 यानी x कोऑर्डिनेट मेरा कितना निकला, x निर्देशांक 1 निकला। y बराबर m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 है, y2 -3 प्लस m2 y1 2 प्लस 3 -6 प्लस 21/5 15/5 3। y निर्देशांक कितना निकला, 3 निकला, कह सकते। अतः P का निर्देशांक 1,3 होगा। हमें P का निकालना था। P का कोऑर्डिनेट हमने कितना माना था, P का निर्देशांक XY माना था। x मेरा 1 आया, y मेरा 3 आया, तो P का निर्देशांक कितना होगा, 1,3 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगेन निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसे कोई रैंडम मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, A B C, कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, -5 -1 3 -5 और 5,2। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ये ऐसा नहीं बनेगा। उसके लिए फिर ऐसा इस पर बनाना पड़ेगा, इस प्लॉटिंग करना पड़ेगा। -5 कहाँ इधर आएगा, -1 इधर आएगा, इस तरह करके।
हमने रफ डायग्राम बनाया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इस तरह का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, एक त्रिभुज ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ क्या, ये है मेरा, इससे नहीं, इससे देखते हैं, ये मेरा x1 है, y1, x2, y2, x3, y3। हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः, त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः A कितना है? -5, -1, B 3, -5 तथा C 5, 2 है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ ऑफ x1 मेरा कितना है? -5, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना है? 3 है, y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना है? 5, y1 माइनस y2 हाफ, -5 -7 प्लस 3 2 प्लस 1 प्लस 5 -1 प्लस 5 हाफ, माइनस प्लस 7 5 35, 3 गुने 3 प्लस 5 गुने 4 हाफ, 35 प्लस 9 प्लस 20 हाफ, कितना हो गया? 9 5 14, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, काट देंगे, कितना कटा? 32 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा क्या है? आंसर आया। क्लियर? चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a होता है इसका फॉर्मूला। तो √3a दिया हुआ कितना? 9√3। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 9√3 बटा √3। √3 से √3 गया, a बराबर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। a मेरा क्या आया? 9 सेंटीमीटर आया। तो कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। 6a कितना है? 9 × 9, 6 × 9 9 81, यानी 6 8 8 48, 886 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना क्या हुआ? आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन इसे हम देखेंगे। हम क्या करते हैं? हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसे परिमेय मान लेते हैं। माना 5 -
5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि 5 माइनस रूट 3 कितना है, p बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा p और q अभाज्य संख्या है तथा क्या जीरो नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 p बाई क्यू है, तो हम रूट 3 को क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं, 5 को एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस रूट 3 बराबर p बाई क्यू माइनस 5, यहाँ से माइनस को उस पार लेके चले जाते हैं तो क्या जाएगा 5 माइनस पी बाई क्यू। अब ध्यान दीजिएगा p बाई क्यू ये क्या है, अपने आप में परिमेय संख्या है, और 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। यहां लिखिएगा चूंकि p और q एक पूर्णांक है, इसीलिए 5 माइनस p बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगा। यहां देखिए लिखते हैं ए परिमेय संख्या और क्या है, रूट 3 हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसे क्या दिखाया, 5 माइनस पी बटा क्यू को क्या कहा हमने, परिमेय संख्या कहा। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब अर्थात एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। थोड़ा सा थियरी पोर्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये सब चीज़ें पॉइंट लिखना है। ये लिखना आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने लिखा उस तरह से, बस समझ में आ रहा है, आना चाहिए कि हमने क्या लिखा और क्यों लिखा है, बस ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि के की किस मान के लिए बिंदु इतना 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 संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक रेखा में, ऐसे एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी इसी रेखा पे कहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर ऐसे हुआ एक पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये संरेख नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये संरेख नहीं होता, ऐसे एक त्रिभुज बनेगा, लेकिन ये यहाँ रहेगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर है। चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख है, इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि आपने देखा ना, एक यहाँ पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, तो कोई तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। त्रिभुज बनने के लिए एक पॉइंट यहाँ होता, लेकिन ये पॉइंट घसक के यहाँ आया है, इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है।
इसका मतलब त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 0 होगा। और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए पॉइंट दिया हुआ है, कितना है पॉइंट है, ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मेरा क्या है, पहला देखिए, ये क्या है, x1 है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0, तो ये जिसे 0 कर देते हैं, बराबर हाफ x1 मेरा कितना है 1 y2 के माइनस y3 4 प्लस x2 कितना 3 y3 4 माइनस y1 1 प्लस x3 कितना है -1 है, -1 y1 1 माइनस y2 के, ये इधर आएगा 0 इंटू 2 हो जाएगा, k -4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 माइनस k 0 बराबर k -4 प्लस 9 माइनस यहाँ क्या है 1 है, तो 1 प्लस k 0 k और k कितना 2k, कितना गया 4, 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, प्लस 4 2k बराबर -4। यहाँ लिख देते हैं k बराबर 4/2, तो k बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए पूछ रहा था कि बिंदु संरेख हो जाएगा, अतः k बराबर 2 पर संरेख बिंदु संरेख हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 15 कह रहा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, इसके और इसके बीच मिड पॉइंट क्या हो। देखते हैं, हम फिगर समझते हैं पहले। ये कोई एक लाइन है, मानते पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट का नाम देते हैं 6 और 5, ये क्या है -4 और 3। एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो, यानी मिड पॉइंट एकदम बीचों बीच कहीं होगा। मान लेते हैं पॉइंट कोई होगा, ए बी है तो सी कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x और y है। ए सी बराबर कितना है पी सी के, दोनों आपस में क्या है बराबर है, ए और ए डिस्टेंस बराबर है। अब y अक्ष पर एक और चीज समझिएगा, ये अपना x अक्ष है और ये y अक्ष है। कोई अगर पॉइंट y अक्ष पे है तो x कोऑर्डिनेट उसका कितना होता है 0 होता है, y कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 2 है, 2 होगा। यहाँ भी कोई पॉइंट होगा, ये 4 है मान लीजिए, तो 0,4, यानी कि y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट x निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 होता है। माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु कितना c मान लेते हैं, c तो कितना हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट 0,y हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे y x की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये y अक्ष पे स्थित है। y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है, इतना है। तथा a पॉइंट है कितना 6, 5 और b -4 3 से समदूरस्थ है। इसलिए अब क्या कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं AC बराबर
दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ पे कितना है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे BC निकालेंगे। BC भी क्या हो जाएगा अंडर रूट x2, इस बार x2 इसको मानेंगे माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। एक चीज समझिएगा, ए और ए दूरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से AC बराबर है किसके BC के। हम क्या करें AC और BC को आपस में बराबर कर देते हैं। AC मेरा कितना है इतना आया है अंडर रूट 36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर है BC मेरा कितना है अंडर रूट 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। स्क्वायर रूट को हटाना तो दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक क्या हो जाएगा 36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर 36 y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। देखिए ए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 36 और 25 कितना होता है 6 और 5 11 3 2 5 1 6 61 माइनस 10y बराबर 16 9 25 माइनस 6y। y को एक तरफ ले आते हैं माइनस 10y प्लस 6y 25 माइनस 61। हमने 6y को इधर ले आया 61 को उधर ले गया तो ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया, घटेगा कितना हो गया माइनस 4y बराबर 61 में से 25 गया तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 माइनस 36 माइनस से माइनस खत्म। y इक्वल टू 36/4 काटेंगे कितना 9। हमसे क्या पूछ रहा था y एक्स पे ऐसा बिंदु ज्ञात करे जो कितना इतना और इतना से समदूरस्थ था, तो हमने क्या माना था C का मान 0, अतः पॉइंट C कितना मिल गया 0,9। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। सवाल नंबर 16 देखते हैं। यदि कह रहा है कि tan थीटा 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा क्या होता है tan थीटा कितना के बराबर होता है 5/12 है। और tan थीटा हम क्या जानते हैं लंब बटा आधार होता है। क्या एल लाल कक्का ए साइन ए कॉस ए क्या है tan, एल फोर लंब ए फोर आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार दिया हुआ है। अब हमें साइन और कॉस चाहिए तो हम देखेंगे एक फिगर बना लेते हैं, पाइथागोरस लगा देंगे। ए है ए थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने वाली क्या होता है मेरा लंब होता है, ये क्या होता है आधार जिस पर थीटा बना है, और ए 90 के सामने क्या होता है कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है 5, आधार कितना है 12। हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा नहीं पता है, कर्ण ही तो निकालना है। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, कर्ण का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 125, कर्ण का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना 169, कर्ण बराबर रूट अंडर 169, यानी कर्ण मेरा निकल के कितना आया 13 आया। अब हमें चाहिए साइन प्लस कॉस का योग चाहिए, तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब मेरा कितना है 5, कर्ण हमने कितना निकाला, कर्ण हमने 13 निकाला। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार मेरा कितना है 12, कर्ण मेरा कितना है 13। अब हमें दोनों का योग निकालना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा मेरा कितना है 5 बटा 13, कॉस थीटा कितना है 12 बटा 13, तो दोनों का एलसीएम 13, 5 बटा 12 यानी 17 बटा 13 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 के, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 3a हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर कॉस a माइनस 26। ये भी देखिए ए बी कॉस में या दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसका मतलब कि एंगल आपस में जो कोण है आपस में बराबर होगा, यहाँ से बराबर कर देते हैं 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, तो 90 26 इधर ले आते हैं, माइनस में तो प्लस में हो गया, a माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो गया, 90 या 26 कितना होता है 116 बराबर 4a, 4a बराबर 116, a बराबर 116 बटा 4, 4 से कटेगा 4 दूनी की 8, 3 4 9 36, a बराबर कितना हो गया 29, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसे चाहे तो एक और तरीका से बना सकते हो, और दो तरीका दोनों सेम ही है, बस देखने का नजरिया है। आप जानते हैं यदि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा हो तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है। साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपस में बराबर होता है तो दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 के, देखिए दोनों आपस में बराबर यानी दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। 3a प्लस a माइनस 26 कितना 90, 3 और 1 4, 90 प्लस 26, 4a बराबर 116, a बराबर 116 बटा 4 कट के कितना आया 29। यहाँ से भी देखिए वही आया था लास्ट में, देखिए 4a बराबर 116, 4a बराबर 116। क्लियर। सवाल नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितना x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या का 7/3 है, यानी पहली संख्या 7/3 यानी दूसरी संख्या 7x/3 है, तो दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 7x प्लस 3 कितना है 50 के बराबर है। 3x प्लस 7x/3 बराबर 50, 10x बराबर 50 गुना 3,
x बराबर 50 गुने 3/10, 10 पच्चे 50, x बराबर 15। x कितना निकल गया है? 15। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना था। अतः पहली संख्या कितना था? 3x था। 3 गुने 15, पहली संख्या मेरा कितना था? x था। यानी पहली संख्या हमें निकल गया x बराबर 15 हमने निकाला था, तो पहली संख्या x हो गया। तथा दूसरी संख्या 7x/3, 7 गुने x 15, 3 पच्चे 15, यानी दूसरी संख्या कितना है? 35 निकल गया। अब दो संख्याओं का सम कितना था? 50 था। दोनों को जोड़िए, 35 है प्लस 15 कितना? 50 आता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या दिया हुआ है? शंकु का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर दिया हुआ कितना? 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई एच दिया हुआ कितना? 24 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? आर चाहिए, साथ में एल चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक शंकु बनाते हैं पहले हम। ये शंकु हो गया, इसकी ऊंचाई हो गया। शंकु की त्रिज्या यानी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 24। और ये एल होता है त्रिज्या की ऊंचाई। अब एल हमें ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है? आर होता है, एच होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 8 1 6। एल बराबर कितना होता है? √625। एल बराबर कितना निकल के आया? 25। एल मेरा 25 निकल के आया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। पाई 22/7, आर कितना है? 7 है। एल मेरा कितना निकल के आया? 25। 7 से 7 चला गया, 22 गुने 25, 25 दूनी 50, हाथ में कितना? 5, 25 दूनी 50 है 5 55, क्या है? सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या हुआ? आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक घड़ी हम ऐसे बना लेते हैं। ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 3 9, यहाँ कुछ सेंटर होगा। ये घड़ी की मिनट की सुई, ये मिनट की सुई होगी। यहाँ टच करते हुए कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई घड़ी है और एक सुई है, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, टिक 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 वापस यहाँ तक आती है। तो ये जो पूरा कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखिएगा 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाई गई कोण कितना होगा? 360 डिग्री, यानी कि 60
मिनट में कितना बना रहा है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा? एक मिनट में 360/60, तो हमें कितना चाहिए था? 40 मिनट में। 40 मिनट में 360/60 गुने 40, 0 से 0, 66 36, 6 गुने 40, 240 डिग्री। अब घड़ी की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और 40 मिनट में, 40 मिनट में कहाँ? यानी 8 पे, यहाँ पे, यहाँ तक आ रही। तो ये जो कोण है कितना बनाती है? 240 डिग्री। घड़ी की सुई द्वारा 40 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल, मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना? पाई r² गुने 240/360 कितना? थीटा 240 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 22/7, यही से कर लीजिए थीटा/60। पाई कितना? 22/7। आर कितना है? 7 गुने 7। ए थीटा कितना एंगल बनाया? 240 डिग्री। नीचे 360, 7 से 7 चला गया, 0 से 0, 12 3 36, 12 दूनी 24, कितना आया? 22 7 154 गुने 2/3, 308/3, 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। सवाल नंबर 21 देखते हैं। सिद्ध करना है कि tan 60 और tan 83 बराबर कितना? √3। हम देखते हैं LHS बराबर tan 7 डिग्री, tan 60, tan 83। हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं tan 90 - 83, 7 को लिख सकते हैं 90 - 83, tan 60, tan 83। हमें पता है क्या? tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा के बराबर होता है। tan 90 - थीटा cot 83। हम इसको यहाँ लिख देते हैं पहले tan 83, tan 60। cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा, 1/tan 83, tan 83, tan 60, tan 83 था, tan 83 चला गया, क्या बचा? tan 60, tan 60 का मान कितना होता है? √3। यही हमें प्रूफ करना था। बराबर क्या है? RHS प्रूफ। सवाल नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। देखते हैं। माना पहली संख्या कितना है? x तथा दूसरी संख्या कितना? x+1 हो जाए, क्योंकि दोनों क्रमागत है, एक के जस्ट बाद दूसरा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। x² + x² + 1 + 2x 365, 2x² + 2x + 1 - 365 बराबर 0, 2x² + 2x - 364 बराबर 0। दो कॉमन ले लिए, x² x - 182 0, x² + x - 182 = 0। अब 182 को ऐसे तोड़ना है, कितना? 1 लाना है,
तो 182 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 14 गुने 13 कितना हो जाएगा 140, 14 42 182, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 13 और 14 को गुना कीजिए तो 182 आ जाएगा, 14 से 13 गया x आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस कितना 13 कॉमन लिए तो x प्लस 14, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x माइनस 13। यहाँ से क्या आएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आया -14 और x इक्वल टू क्या आया 13, तो x इक्वल टू x बराबर -14 क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कैसा पूर्णांक है, धनात्मक, और ये मेरा ऋणात्मक है, अतः x बराबर 13 होगा, अर्थात अतः पहली संख्या कितना हो जाएगा 13 तथा दूसरी संख्या 13 प्लस 1 कितना होगा 14 होगा। क्लियर, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, इस कथन के लिए समीकरण लिखना है। माना बड़ी संख्या कितना x तथा छोटी संख्या y क्या है, x ग्रेटर देन है y, x बड़ा है y से, इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से वर्गों का अंतर, यानी बड़ा में से छोटा का घटा देंगे कितना है 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या मेरा कितना है x का 8 गुना है, 8 गुना के बराबर हो गया, इसका मतलब y स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 8x होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। समीकरण लिखना था, यही अभीष्ट समीकरण है। सवाल नंबर 24 देखते हैं, कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQ R में दो बिंदु S और T भुजा PQ तथा PR पर क्रमशः इस प्रकार है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है और एंगल इतना और इतना बराबर है, तो सिद्ध करना है कि PQR ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज क्या है, समबाहु है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या है आपस में बराबर होती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। हम बना लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, PQR एक ट्रायंगल बनाया, जो दो बिंदु S और T भुजा PQ पे कोई पॉइंट है S और इस पे कोई पॉइंट है क्या T है, इस प्रकार है कि इतना PS बटा SQ बराबर है PT बटा TR के। PS बटा SQ
बराबर है पी टी बटा टी आर का। क्या है? ये दिया है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है अगर पी एच बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर का, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। दोनों क्या है? दोनों रेखा समांतर है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए एस टी क्या है? पैरेलल है किसके? समांतर है, क्यू आर के समांतर है। ये इसके क्या है? समांतर है। दूसरा चीज और देखिएगा, अगर ये दोनों समांतर है, ए और ए आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चूंकि एस टी क्या समांतर है क्यू आर का, तो एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर होगा। ये और ये क्यों होगा भाई? क्योंकि ये संगत कोण है। और एक चीज और दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पी एस टी है, पी एस टी बराबर किसके? पी आर क्यू के, इसके बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए पी एस टी बराबर पी आर क्यू, यहाँ भी पी एस टी, इसका मतलब ये दोनों, इसका हम नाम देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर जो है बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ये इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। तब पी क्यू आर ए और पी आर क्यू ए बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। यहाँ लिख रहे हैं अब, इसका मतलब अतः यानी ए बराबर, यानी ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, अतः पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। और हमें क्या दिखाना था? पी क्यू आर को एक समबाहु त्रिभुज दिखाना था, और हमने दिखा दिया कि ये क्या है? पी क्यू आर है और ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। क्लियर? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना के मूल ज्ञात करना है। देखते हैं। मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण है, कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ये होता है। अब हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या होगा? 2, b इक्वल टू माइनस 2 रूट 2, c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस b मेरा कितना है? माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? 2। c कितना है? c यहाँ कितना है? 1 है। तो c मेरा कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 2। a की जगह कितना है? 2। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 8 होता है, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 दूनी का 4, 2 रूट 2 प्लस माइनस
0 डिवाइडेड बाई 4, यानी 2√2 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कट गया कितना, √2/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 यानी 1/√2, रूट से √2 चला गया, यानी द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। अतः समीकरण का मूल 1/√2 होगा। क्लियर। सवाल नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि 3 + 11 + 19 + ... + 67 का योगफल ज्ञात करना है। देखते हैं। हम सबसे पहले पता करते हैं कि 3, 11, 19 और ये जो 67 है क्या एपी है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि ए कितना है, 3 है, तो डी मेरा 11 से 8 गया, 11 से 3 गया कितना, 8। फिर यहाँ देखते हैं 19 में से 11 गया 8, डी मेरा सेम आ रहा है। अतः 3, 11, 19 क्या है, एपी में है। तो हमें अब सबसे पहले एपी में है तो एपी का सम लगा देंगे। सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो एन इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। एन मेरा कितना है, लास्ट टर्म कितना है 67, ए कितना है 3 प्लस एन मुझे पता नहीं है, डी कितना है 8 है। 67 3 प्लस 8n - 8, 67 8n - 5, 67 + 5 बराबर 8n, 8n बराबर कितना 72। यहाँ से क्या निकल के आया, n बराबर 72/8, यानी n बराबर कितना निकल के आया 9। यानी कि इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को पद है। तब हम लगा देंगे एपी के सम का फॉर्मूला। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन की मेरा कितना है 9/2, 2 ए मेरा कितना है 3 है, प्लस एन मेरा कितना है 9 है में से 1, डी मेरा कितना है 8 है। 9/2 3 दूनी 6 प्लस 8 इंटू 8, n/2 गुने 6 प्लस 64, 9/2 गुने 64 70। तो हम गुना कर देते हैं, कितना काट देते हैं 35, 35 गुने 9, 9 बचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 × 27 4 31। हमें सम निकालना था। 3 + 11 + 19 + 67 का सम कितना होगा, 315 होगा। सवाल नंबर 27 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 9वां पद क्रमशः 43 और 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। देखते हैं 5वां पद यानी A5, सबसे पहले हम देखें क्या होता है, an क्या होता है, an इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू डी। n की जगह कितना है 5, a5 बराबर a + 5 - 1 इंटू डी कितना है 43 है, 43 a + 4d। इसे हम समीकरण a मान लेते हैं। उसी तरह क्या हो जाएगा, 9वां पद है a9, a + 9 - 1 इंटू डी, 79 बराबर a + 8d। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 79 a + 8d कितना है 43 a + 4d। घटा देते हैं, a से चला गया,
ए से चला गया, कितना हुआ 36, 4D, यानी 4D बराबर क्या आया 36, D बराबर 36/4 9, यानी D बराबर कितना आया 9। D सर्वांतर मेरा क्या आया 9 आया। अब हमें क्या D को क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 43 A + 4D, यानी 43 A + 36, A बराबर 43 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। A मेरा 7 आ गया, D मेरा कितना आया 9 आया। अतः समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या होगा, पहला A 7 हो गया, 7 में 9 जोड़ो 16 हो गया, 16 में 9 जोड़िए 25, 25 में 9 जोड़िए 34, 34 में 9 जोड़िए 43, चलता जाएगा। यही मेरा क्या होगा समांतर श्रेणी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, सिद्ध करना है कि √1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा बराबर है 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा का। LHS √1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। ऊपर नीचे क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे 1 + cos थीटा से गुना करने पर 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, इस सब के सब अंडर रूट में है। अब यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड नीचे a + b a - b, a + b a - b क्या होता है a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। ऊपर वाला क्या है स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 + cos थीटा आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। हम cos को क्या उधर लेके चले जाते हैं, sin² थीटा = 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा sin² थीटा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा sin² थीटा 1 + cos थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो sin थीटा निकलेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या आ गया RHS, ये हो गया प्रूफ। सवाल नंबर 29 देखते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करना है कि tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री बराबर है cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री के। तो हम देखते हैं LHS tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 90 - 81 इंटू tan 90 - 63, लिख सकते हैं। और हम जानते हैं क्या tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, tan 90 - थीटा cot 81, tan 90 - थीटा cot 63, तो हो गया cot 63 इंटू cot 81 बराबर RHS। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। सवाल नंबर 30 देखते हैं, और ये आखिरी सवाल भी है लघुत्तरीय प्रश्न का।
कह रहा है कि कॉस 4/5 है तो कॉट और कॉसेक का मान ज्ञात करना है। कॉस ए 4/5, कॉस ए कितना होता है, आधार बटा कर्ण। हम एक ट्रायंगल बना देते, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी, बी पे 90 दिखाया, 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस ए तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होगा, और ए आधार होगा। आधार मेरा कितना है 4, कर्ण कितना है 5, हमें चाहिए लंब। हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है, लंब ही तो निकालना है, बराबर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर, 9 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर बराबर 9, लंब बराबर √9 यानी कि 3। ये कितना निकल के मेरा आया गया, लंब मेरा आया 3। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कॉट। कॉट ए क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार मेरा कितना है, आधार मेरा 4 है, लंब मेरा 3 है। दूसरा क्या चाहिए, कॉसेक ए चाहिए। कॉसेक ए कर्ण बटा लंब। कर्ण मेरा कितना है 5, लंब मेरा कितना है 3। ये खत्म। यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। अभी इसमें ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट और आएंगे। इसके बाद क्या आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आया। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके